बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे एविडेंसेस के बारे में। तो ये एक कोर्ट रूम है, इसमें सुनवाइयाँ सुनी जा रही हैं। कोई कहता है इवोल्यूशन हुआ है, कोई कहता है इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई क्या सबूत लेके आया है, कोई क्या। तो आज जो सुनवाई हम सुनने जा रहे हैं वो है embryological evidence। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में जो फर्स्ट सबूत हम देने जा रहे हैं वो है रिजेम्बलेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोलॉजी या वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो। जैसे कि हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स 5 ग्रुप में डिवाइड हैं। फर्स्ट वन इज फिश, फिश से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स, बर्ड्स से मैमल्स। अब इन पांचों की अगर अर्ली जो डेवलप्ड हो रही होती है वो एम्ब्रियो हम कंपेयर करें, उनमें रिजेम्बलेंस देखें, तो हमें इनमें फर्क नजर नहीं आता। ये बिल्कुल हमें सेम नजर आते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, फिश की जो एम्ब्रियो है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब की जो एम्ब्रियो है हमें सेम नजर आती हैं। अगर कोई प्लेट में हमारे लिए इन 500 एम्ब्रियो को रख लें और हमसे कह दें कि इनमें से बर्ड्स की एम्ब्रियो कौन सी है, या हमसे कह दें कि इनमें से एम्फीबियंस की एम्ब्रियो कौन सी है, तो हम इनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हम सेम इंसेस्ट्री से इवॉल्व हुए हैं। वहां से यानी हमारे इंसिस्टर से, हमारे इंसिस्टर में जो कैरेक्टर्स थे वो पास ऑन हो गए हैं, जो कि फिश में भी है, एम्फीबियंस में भी है, रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। अगर हम ऊपर से नीचे देखें तब हमें नजर आता है कि यहाँ पे जब फुली एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है तब हमें फर्क नजर आता है। शुरू में हमें फर्क नजर नहीं आता। तो ये एक फर्स्ट एविडेंस है जिसे हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। सेकंड जो सुनवाई के लिए हमने एविडेंस पेश करना है वो है सिमिलरिटी इन अर्ली embryonic development। जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको 5 बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटेस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमिलिया। यहाँ पे हम बात करेंगे कैंडम एनिमिलिया की। कैंडम एनिमिलिया, कैंडम एनिमिलिया पुरेफ्रा से स्टार्ट होके मैमल्स तक, ह्यूमंस तक, वहां से स्टार्ट होके अगर हम इनकी एम्ब्रियो का जो स्टार्ट होता है उनको रिजेंबल करें, उनकी उनमें सिमिलरिटीज देखें, तो यहाँ पे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जब इनमें क्लीवेज होती है, क्लीवेज क्या है, माइटोटिकली सेल डिवाइड होते हैं और उनका साइज छोटा होता है। यहाँ पे जाइगोट से, ये जाइगोट है, जाइगोट से सेल डिवाइड होके
कुछ इस तरह का गुच्छा बनाएगा। इस गुच्छे को हम बोलेंगे मरूला। और ये कितने स्टेज का होता है? 8 से 16 सेल्स होते हैं इसमें। फिर इस मरूला के बाद, मरूला का मतलब क्या है? मलबरी, यानी इसका जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है वो शहतूत की तरह होता है। मरूला के बाद बनेगा स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर। सेल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और अंदर भी इसके कुछ गुच्छा सा बन जाएगा सेल का, और इसमें फ्लूइड भर जाएगा। अब इस सेल स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से फिर बनेगा गेस्ट्रूला। गेस्ट्रूला। अब जाइगोट से मरूला, मरूला से ब्लास्टूला और ब्लास्टूला से गेस्ट्रूला, फिर ऐसे हो के उससे जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है वो बन जाएगा। तो जाइगोट जो बनता है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें भी इसी प्रोसेस से बनता है, और मरूला भी बनता है, ब्लास्टूला भी बनता है, और जो मोस्ट एडवांस यानी ह्यूमंस भी हैं उनमें भी इसी तरह से बनता है। यानी पहले जाइगोट बनता है, फिर उससे मरूला, फिर उससे ब्लास्टूला, फिर उससे गेस्ट्रूला, और इस तरह फीटस बनता है और इस तरह डेवलप्ड एम्ब्रियो बनती है। ये सारे एनिमल्स में जो है वो सेम होता है ये प्रोसेस। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। यानी अगर एवोल्यूशन ना होता तो ये प्रोसेस हमें सेम नजर ना आता। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी एनिमल्स हैं उनमें हमें ये सेम नजर ना आता। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, वो क्या है? बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ को पेश किया अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ के मुताबिक ऑन्टोजेनी recapitulate phylogeny। ऑन्टोजेनी का क्या मतलब है? ऑन्टोजेनी का मतलब है जब माँ के वूम में जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है और जो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो जो कैरेक्टर्स उनमें जाहिर हो रहे होते हैं, यानी 3rd वीक पे उनका हार्ट बनता है, फिर उनके बाद ब्रेन बनता है, और फिर उनके बाद उनके लिम्स बनते हैं। ये जो प्रोसेस है, यानी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो जाहिर होते रहते हैं, इनकी स्टडी को हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं। और फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब हम देखते हैं, पीछे की जो हमारी हिस्ट्री होती है, गुजरे हुए ज़माने में जो जिन से हम इवॉल्व हो गए हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो ये हमारी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है। जैसे कि हमें पता है कि एवोल्यूशन जो है वो ट्री लाइक होती है, कभी भी एवोल्यूशन जो है वो लेडर्स लाइक नहीं होता। सपोज यहाँ पे एक सेल है, उस सेल से बने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसी एक सेल से, तो ये सेल इनका ट्रंक हो गया। अब इन सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने, ये बना ये इन 1 ऑर्गेनिज्म, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने। फिर इस 1 से कुछ और ऑर्गेनिजम्स बने, और इस 2 से कुछ और बने, फिर इस 3 से कुछ और बने, फिर इस 4 से कुछ और 5 से कुछ और इसी तरह इस 4 से और बने, और इस तरह ये बनते गए। यानी ये एवोल्यूशन जो है वो ट्री लाइक होता है। तो यहाँ पे जो हमारे इंसिस्टर्स, हम इंसिस्टर्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 में देखें तो 4 के कितने सारे ब्रांचेस हो गए हैं। यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी,
और यहाँ पे भी हैं। जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो हम 4 तक आ जाते हैं। तो 4 हमारा क्या है, एंसेस्टर है। और 4 से जब और पीछे जाते हैं तो ये जो सिंगल सेल है ये हमारा मेन एंसेस्टर है। तो इसकी हिस्ट्री को, यानी फर्स्ट पे ये जो हमारे पास आया है उसके कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं, फिर उनके बाद यहाँ पे जो सेकंड था उनके कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं, फिर इससे जो थर्ड था यहाँ पे उनके कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, फिर जब हम 4 की तरफ आते हैं उनके कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। तो इनमें यानी 4 में जो कुछ मौजूद कैरेक्टर्स होते हैं या 3 में मौजूद कैरेक्टर्स होते हैं या 2 में होते हैं वो 1 में पाए जाते हैं। इनकी हिस्ट्री को बोला जाता है फाइलोजेनी। अब अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा, अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि एक माँ के वूम में जब बच्चा बन रहा होता है और उसमें जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं वो रिपीट करता है अपने फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को, यानी फाइलोजेनी को वो रिपीट करता है, अपनी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है जहां से वो इवॉल्व होता है। यानी यहाँ से बच्चा ये कैरेक्टर ऑन्टोजेनी में क्या होगा, ऑन्टोजेनी में ये कैरेक्टरिस्टिक जाएंगे यहाँ से। यानी सपोज माँ के वूम में पहले बच्चे का हार्ट बनेगा, फिर उसके बाद ब्रेन बनेगा, फिर उसके बाद लिम्स बनेंगे, फिर उसके बाद टांगे बनेंगी। सपोज ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह फाइलोजेनी में क्या होगा, फाइलोजेनी में अगर हम जाएं तो यहाँ पे, या फाइलोजेनी उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहले इंसेस्टर था उसमें पहले हार्ट मौजूद था, हमारा जो उसके बाद वाला इंसेस्टर था उनमें ब्रेन मौजूद था, हमारा जो इस ब्रेन के बाद जो इंसेस्टर था उनमें लिम्स मौजूद थे, और उसके बाद जो इंसेस्टर था उसमें टांगे मौजूद थी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये इसी को रिपीट कर रहे हैं, इसी को रिपीट कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ को एक और साइंटिस्ट जिसका नाम भी अर्नेस्ट था, लेकिन ही वॉज नॉट अर्नेस्ट हैकल, ही वॉज अर्नेस्ट वॉन बेयर, वॉन बेयर, उसका नाम अर्नेस्ट वॉन बेयर था। अर्नेस्ट वॉन बेयर ने कहा कि ये कहना गलत है। क्यों? उसने कहा कि जब हम कंपेयर करते हैं एक बर्ड की एम्ब्रियो को और ह्यूमन की एम्ब्रियो को, तो इसमें यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं और बर्ड में भी गिल स्लिट्स होते हैं। इस तरह ह्यूमन की एम्ब्रियो में छोटा सा टेल होता है और बर्ड की एम्ब्रियो में भी छोटा सा टेल होता है। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो है, जो गिल्स हैं, वो हमें फिश से मिले, और ये जो टेल है ये हमें रेप्टाइल से मिला। तो इसमें मुझे दिखाओ एम्फीबियंस के कैरेक्टर कहाँ हैं? वो भी तो होंगे, क्योंकि एम्फीबियंस जो है वो फिश से इवॉल्व हुए हैं। अगर ऐसी बात है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, तो इनके कैरेक्टर हमें, यानी एम्फीबियंस के कैरेक्टर हमें नजर क्यों नहीं आते? तो इसको अर्नेस्ट हैकल ने रिफ्यूट किया। बायोजेनेटिक लॉ के बाद हम एक और एविडेंस देने वाले हैं, वो है लार्वा। ये एक लार्वा है, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है फाइलम एनिलिडा के मेंबर, फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा के मेंबर नेरीज में। अर्थवर्म में ये मौजूद नहीं होता। और फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में भी ये लार्वा पाया जाता है। अभी कौन सा लार्वा है? ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। तो हम यहाँ
ये एविडेंस दे सकते हैं कि मोलस्का और एनेलिडा का मेंबर यानी नेरिस जो है, इसको ये लार्वा किसने दिया? इनका कोई सेम एंसेस्टर था जिसने ये लार्वा जो है ट्रोकोफोर लार्वा दिया मोलस्का को भी और नेरिस यानी फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स को भी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बर्ड है, ये बर्ड है। इसकी बीक को अगर हम ऐसे उठाएं तो हमें क्या नजर आता है? तो हमें कुछ इस तरह के दांत तो नहीं होते, लेकिन दांत लाइक ऐसे स्ट्रक्चर नजर आता है। तो इससे क्या जाहिर होता है? बर्ड्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? बर्ड्स को हम मानते हैं कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो रेप्टाइल्स में जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, उनके क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो पहले रेप्टाइल्स में दांत होते थे, लेकिन एवोल्यूशन के साथ यानी जब बर्ड्स बने तो बर्ड्स में वो दांत जो है वो स्किप कर गए, लेकिन उनके जो निशानात हैं वो अब भी बर्ड्स में जाहिर होते हैं। तो इनके इंसिस्टर कौन है? रेप्टाइल्स हैं, जिससे रेप्टाइल से ये कैरेक्टर्स जो है ये बर्ड्स में गया है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।